भूमिका है हमारे साहित्यिक समाज में? साहित्यस्य भाव समाहित, वही साहित्य है जिसमें हित की भावना समाहित होती है, उसी को साहित्य कहते हैं। अब जैसे आप कोई स्टोरी है, कोई कहानी है या कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो आप सीधे सीधे अगर कह देती हैं तो वो समाचार हुआ। लेकिन साहित्य वो है उन घटनाओं को जोड़ करके, कुछ अपनी कल्पना को मिला के, और हम समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज उससे विकसित हो सके, उससे कुछ सीख सके या वो गलतियां ना करे, तो वो उसी को साहित्य कहते हैं। साहित्य के विषय में एक बड़ा मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक कविता लिखी है, तो मैं चाहूंगी कि अगर सुनाऊंगी तो ज्यादा वो परिभाषित हो पाएगा साहित्य। जी बिल्कुल। और मैं साहित्य और प्रेम को जोड़कर इस कविता में मैंने देखा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि साहित्य साधना है, साहित्य आराधना है। साहित्य साधना है, साहित्य आराधना है, जो खींचता है अपनी ओर बांध कर मन की डोर। साहित्य साधना है, साहित्य आराधना है, जो खींचता है अपनी ओर बांध कर मन की डोर। मांगता है समय, त्याग, धैर्य व एकाग्रता। मांगता है समय, त्याग, धैर्य व एकाग्रता। चिंतन मनन के लिए चाहता है पूर्ण समर्पण। चाहता है पूर्ण समर्पण, बिल्कुल प्रेम की ही तरह। चाहता है पूर्ण समर्पण, बिल्कुल प्रेम की ही तरह। भटकता रहता है बावरा सा पूर्णता पाने को। भटकता रहता है बावरा सा पूर्णता पाने को। ढूंढता रहता है परम आनंद का अनमोल रत्न। भावनाओं के सागर में गोते लगाकर करना चाहता है स्वयं को तृप्त, किंतु रह जाता है अतृप्त, बिल्कुल प्रेम की ही तरह। ना जाने क्यों साहित्य है अजर, अमर, अनंत, अंतहीन। हम रहे या न रहे, साहित्य रहेगा, क्योंकि वह है शाश्वत, बिल्कुल प्रेम की ही तरह। खोकर अपना चैन, स्वप्न देखते नैन, दिन रैन, कुछ नवीन सृजन के लिए। प्रकृति पुरुष के प्रणय की ही तरह देता है विस्तार। प्रकृति पुरुष के प्रणय की तरह देता है विस्तार। साहित्य भी बिल्कुल प्रेम की ही तरह। तो साहित्य सब कुछ है। जो साहित्य शाश्वत है, जैसा कि आपने कहा, बहुत खूबसूरत पंक्ति से आपने इस पूरे पंक्ति को बताया और किस तरह से कि साहित्य की क्या धारणा है। तो अब हमारे दर्शकों आप यह बताएं कि हमारे जीवन की जो वास्तविकता है उसको किस तरीके से सजीवता के साथ साहित्य प्रस्तुत करता है और उसमें अपनी भूमिका निभाता है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपने किया है। साहित्य के लिए आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, सजीवता के घटनाओं से आपको भ्रमण करना होगा, एक एक व्यक्ति से। जैसे बाल साहित्य अगर लिखना चाहेंगी तो आपको बच्चों से जोड़ना होगा। अगर युवाओं के लिए लिख रही हैं तो युवाओं से बातें करनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए लिख रही हैं तो बुजुर्गों से, स्त्रियों के लिख रही हैं तो बहुत सारी स्त्रियों से भी विमर्श करना पड़ेगा, बातें करें, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और उसको अपने शब्दों के ताना बाना से बुन करके और इस तरीके से प्रस्तुत करें कि लोग आपसे जुड़े। ना कि जैसे आप अगर बोरिंग सब्जेक्ट लीजिएगा या सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करिएगा तो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो उसको थोड़ा सा मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना होगा और अपने शब्दों में तो जादू होता है, वो कैसे आप जादू प्रस्तुत करते हैं वो लेखक पर निर्भर करता है। इसीलिए तो किसी लेखक को आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, किसी को कम, तो बस वो शब्दों की जादुई शक्ति होती है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं युवाओं के लिए कि युवाओं की क्या भूमिका है। तो जैसे कि आपने कहा कि हमें युवाओं से को समझने के लिए, उनके अंतर्मन को समझने के लिए शायद जमीन स्तर से काम भी करना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहिए और एक कनेक्टिविटी, जो एक एम्पैथी जो इम्पोर्टेंट है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उनके मन के विचार के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा साहित्य होना चाहिए, हमारा लिटरेचर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ
आज के मौजूदा समाज के नव निर्माण में साहित्य किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है कि समाज का विकास हो? हाँ। तो ये अगर बच्चों में आप सबसे पहले तो युवाओं से बातें करिए, उन लोगों से सबसे पहले आपके घर में आपके बच्चे ही हैं। अगर युवा आपके बच्चे हैं तो उनसे बातें करिए, नहीं तो अगल बगल में करिए, उनके दोस्तों से करिए, तो उनसे जुड़िए, जो भी साहित्यकार है उनसे जुड़ के उनकी मनोभावनाओं को समझिए और आपको पाठकों के मनोभावनाओं के हिसाब से ही आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। पाठक क्या चाह रहा है, तो और उसको सबसे जरूरी है उसमें भाषा को आपको सरल करना पड़ेगा। भाषा को सरल करने का मतलब कि भाषा को तोड़ मोड़ के खराब ढंग से प्रस्तुत नहीं करिए, लेकिन बहुत कठिन भाषा आप अपनी विद्वता अगर छाड़ेंगे तो फिर बच्चे, ये युवा पीढ़ी उससे जुड़ नहीं पाएगी। तो उनकी भाषा को, उनकी भावनाओं को समझने के लिए और उनको तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को उनकी भाषा को के हिसाब से ही जोड़ना पड़ेगा। बहुत कठिन भाषा आप मत करिए, लेकिन अपनी भाषा को खराब भी ना करें। अब जैसे कि गाली गलौज अगर उसमें डालेंगी तो ये साहित्य का अपमान होगा, तो गाली गलौज नहीं डालें, आप उसको अच्छी तरीके से अपने शब्दों को अच्छे तरीके से और सरल भाषा में आप पहुंचाने का प्रयास करें। और युवाओं का एक प्रश्न आपने किया है कि युवाओं का क्या भूमिका है, तो युवाओं का की तो भूमिका हमेशा ही रही है, शुरू में ही, पहले भी, आज भी, क्योंकि युवा पीढ़ी में जोश बहुत रहता है और वो कुछ नया करेंगे। हम जो हैं वो पुरानी बातें करेंगे, लेकिन युवा हमेशा कुछ नया खोजना चाहता है, नया चाहता है। और युवाओं को जोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रेम, क्योंकि देखिए युवा किशोर होते ही थोड़ा सा प्रेम विषय पर उनको ज्यादा वो सुनना भी पसंद करेंगे, जोड़ना। तो उनको जोड़ने के लिए प्रेम को वो आप कोई कहानी भी डाल रही है, कोई बहुत अगर सैड भी कहानी है तो उसमें आप थोड़ा सा रोमांस डाल दीजिए, तो इससे वो युवा जुड़ेंगे। और ये तो प्रेम और साहित्य को तो मैंने पहले भी बताया कि साहित्य और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं, तो युवा को जोड़ने के लिए होगा। और साहित्य, ये युवाओं की बहुत अच्छी भूमिका रही और बहुत अच्छे लिख रहे। कल ही मैंने एक आयाम के कार्यक्रम में भी मैंने देखा कि एक कवि आए थे और इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां उन्होंने सुनाई कि युवा काफी अच्छा काम कर रहे हैं। युवा को सुनना भी चाहिए और आजकल तो ज्यादा। जी बिल्कुल। तो हमारी ये सार्थक बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में। तो हम चलते हैं अपनी गेस्ट किरण सिंह के पास। मैडम से हम लोग जानेंगे कि युवाओं की क्या भूमिका है, युवा कितने आवश्यक है हमारे समाज के नव निर्माण में और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे युवा का जो डायरेक्शन है उनके डेवलपमेंट का, वो किस ओर है। देखिए युवा तो इंटरनेट के तरफ आजकल तो ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं और ये नेटवर्क के माध्यम से उन लोग ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जमीन से नहीं जुड़े हैं, युवा जमीन पे भी काम कर रहे हैं और आसमान में भी उड़ान भर रहे हैं और वो बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं। और उनका साहित्य लेखन भी एक अलग तरीके से होता है, बड़ा रोचक होता है, जो कि आपको सीधे आपके, जैसे कि एक कोई कविता लिखा था एक युवा ही बच्चा, वो माँ और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप इतना सुंदर से प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से बच्चे कर रहे हैं और बहुत बढ़िया वो लोग काम कर रहे हैं। तो सही बात है कि युवाओं के पसंदीदा कवि कुछ और होंगे और जो बाकी जो पारंपरिक जो कवि है वो कुछ और होंगे। मतलब कहने का ये अर्थ है आपका कि युवा अपने अपने पसंद के अपने अपने जॉनर को बखूबी तलाश कर भी लेते हैं
उनके जो पसंदीदा जो चीजें होती, तो हम लोग बात कर रहे थे युवाओं पर और जनरेशन पर। तो पहले के जनरेशन और अभी के जनरेशन में आपको किस तरह का फर्क देखने को मिल रहा है? क्या कहीं क्रिएटिविटी, रचनात्मक में कोई फर्क है? और एजुकेशनल फर्क तो है ही, डिग्री भी और पढ़ाई का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो एजुकेशनल के साथ साथ क्या मेंटल गैप भी आया है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत अंतर आया है जी। जैसे हमारे समय में धैर्य है, हमारी जो पीढ़ी को धैर्य है, और आज की पीढ़ी को धैर्य कम है। वो जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी कुछ करना चाहती थी और आज की पीढ़ी कुछ पाने में विश्वास करती है, तो उन्हें धैर्य की कमी है। और वो पढ़ने से ज्यादा वो सुनाना, मंचों पे जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं युवा पीढ़ी। उसको सुना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे जैसे कि वहाँ उनको मोटिवेशन मिलता है। और एक्चुअली अब इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो गए हैं कि हर कोई अपने ओपिनियन को, अपने थॉट्स को इम्पार्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है। हाँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, या कहें तो पॉजिटिव चेंज है साहित्य के लिए कि आपको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। हाँ। तो युवा ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, हाँ। मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से हो, या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हो, युवा हमारे जनरेशन को, युवा हमारे दर्शक को दे पा रहे हैं। और चूंकि आप बाल साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो पहले नंदन, नन्हे सम्राट, चंपक, विजडम, टिंकल, तो पहले तो कई सारे कॉमिक्स मैं भी देखा करती थी, पर अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, या हो सकता है कि वो कॉमिक्स कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो शिफ्ट हो गया है। तो इस गैप के बारे में जरा हमारे दर्शकों विस्तार से बताइए कि इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, आज सबसे बड़ा रीजन है आज कि बच्चे पैदा हो रहे, कुछ ही दिन बाद हर पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल रहती है, तो बच्चों को भी मोबाइल थमा दिया जाता है जी। तो बच्चों को अगर मोबाइल के जगह पे अगर हम उन्हें पुस्तकें अगर पकड़ाएं तो वो पुस्तक से जुड़ेंगे। और अगर बच्चे अगर 5 साल में अगर उनकी आदत पड़ जाए, क्योंकि आदतें जल्दी छूटती नहीं, चाहे वो किसी चीज की भी आदत आप डालिए, अगर मोबाइल की आदत पड़ गई तो मोबाइल की, अगर उसको पढ़ने की लत लग गई तो वो 5 साल में भी पढ़ेगा, 10 साल में भी पढ़ेगा, 50 साल तक और बुढ़ापे तक पढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को होना चाहिए कि उसको, और पढ़ने के लिए कि कैसे बच्चों को अच्छा लगे, तो शुरू में अगर बच्चे कम उम्र के हैं तो उनको कलरफुल आ भी रहा है, तो रंगीन चित्रों के माध्यम से उनको पुस्तक देना चाहिए। तो उनके जैसे कि जन्मदिन में चॉकलेट देते हैं, टॉफी देते हैं, ये तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जन्मदिन में पुस्तक देने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। वो चाहे वो कम का दे, ज्यादा का दे, पुस्तकें बच्चों को जरूर दे, क्योंकि अपने जन्मदिन में अगर बच्चों को कुछ मिलता है तो उनके लिए बहुत जरूरी वो चीज हो जाता है। तो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनको रुचि जागृत होगी। उसके बाद उसको उनकी जरूरत के मनोभावों को, बच्चों के लिए मनोभावनाओं को समझना जरूरी होगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, और रोचक तरीके से, और बच्चों की भाषा में, उसमें अगर कठिन भाषा अगर आपने डाला तो फिर बच्चे नहीं पढ़, उनको समझ ही नहीं आएगी। तो बच्चों के मनोभावनाओं को समझना होगा, बच्चों के पसंद को समझना पड़ेगा, और चित्र, उनके पुस्तकों में चित्र जरूर चाहिए, और रंगीन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और अगर कलरफुल नहीं भी हो और अगर सादा भी हो तो उसमें आप अगर ये गिफ्ट देती हैं तो आप कलर के साथ दीजिए कि उसमें रंग भरो। ऐसे ही कितनी सारी पुस्तकें हैं कि रंग भर के, तो बच्चे पसंद कर रहे हैं और जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। और आजकल बहुत काम हो रहा है बाल साहित्य पे, तो बल्कि ज्यादा काम हो रहा है आजकल। एक बाढ़ आ गई है बाल साहित्य की, तो ऐसा नहीं है, जुड़ भी रहे हैं बच्चे। हमारी यह सार्थक बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, नीति दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में, और हम बातचीत कर रहे थे
कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक सोसाइटल डेवलपमेंट की बात की कि अगर हम किसी बच्चे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्यों ना कॉमिक्स की किताबें दें, हाँ। या फिर कुछ ड्राइंग से संबंधित दे, या कुछ न कुछ ऐसी पुस्तक, साहित्यिक पुस्तक दे जो बच्चों को अट्रैक्ट करे और पढ़ने के प्रति उन्हें प्रेरित करे, बजाय इसके चॉकलेट और ड्रेस और तमाम चीजों की। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही एक अच्छा सार्थक इनिशिएटिव रहेगा। और बात हम कर रहे हैं युवाओं की, तो युवा हमारे एक साहित्यकार होने के नाते युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आप हमें क्या टिप्स दे सकती हैं कि युवा हमारे ज्यादा से ज्यादा साहित्य में सक्रिय रहे, हम हमारे पुराने कवियों को पढ़े, उसके लिए आप क्या विचार देंगी? देखिए, सबसे पहले कि आज ज्यादा पुरस्कार से उन लोग देख रहे हैं कि साहित्य में पुरस्कार बांटी जा रही है, वो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। तो पुरस्कार के चक्कर में नहीं पड़े, आप काम करेंगे तो पुरस्कृत होंगे ही। तो आप काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पुरस्कार पे कम ध्यान दीजिए। और आप लिखिए, आप अपने लिखने के साथ साथ बड़ों को तो पढ़ना बड़ी जरूरी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह का आइडिया आएगा, और आइडिया आएगा तो फिर आप लिखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि वही चीज आप लिखेंगे, आप कुछ पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कुछ अच्छा, ये तो मेरा है, मैं भी ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ लेखन और लोगों से मिलना जुलना भी सबसे जरूरी है। लोगों से जगह को देखना, क्योंकि आप कभी भी कुछ लिखेंगे तो वो उस जगह को किस तरह से, तो उसको बहुत बढ़िया से उसको घूमना पड़ेगा, शांति से। तो घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है जी। और एक युवा होने के नाते मुझे भी यह चीज लगता है कि अगर हम किस तरह से अपने साहित्यिक प्रवृत्ति अपने अंदर हम ला सकते हैं कि कुछ भी अगर छोटा सा ही कुछ भी करे तो लेकिन एक क्रिएशन करे, एक लिखने की हैबिट डाले, चाहे वो डायरी के रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, या छोटी छोटी कहानी के रूप में हो। और ई लाइब्रेरीज, ई वेबसाइट्स, ई पोर्टल्स, बहुत सारी चीजें अब तो लाइब्रेरी पर चली गई है, ऑनलाइन चली गई है। तो यह जो इतना बड़ा जो चेंज आया है, कहे तो अगर रिवोल्यूशनरी चेंज है, तो इसके बारे में आपकी क्या नजरिया है? इसके बारे में मेरा तो अच्छा नजरिया है जी। कुछ अच्छा है, कुछ खराबी है, लेकिन क्योंकि पुस्तकें नहीं बिक रही तो इससे प्रकाशकों को थोड़ी परेशानी हो रही है जरूर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जा रही हैं। और कोई भी चलते चलते रास्ते में, किसी के पास टाइम नहीं है तो रास्ते में चलते चलते पढ़, लेकिन आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेट से। या थोड़ा शांति जैसे आप पढ़िएगा, अगर पन्ने पे पढ़िएगा तो आपको सुकून मिलेगा। या फिर आप डाल देती हैं, जिसको आदत रहती है, जैसे हम लोगों की भी आदत है कि पढ़ते पढ़ते सो जाने की, तो आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन आप मोबाइल में लेकर तो आपको नींद की भी समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं कहना चाह रही है कि थोड़ा हेल्थ तो इफेक्ट हो रहा है। देखिए, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज का। ये अच्छा है, लेकिन इसको मतलब मात्रा में, कोई भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि पहले कैरिकेचर हुआ करता था, क्लाउड्स बनाकर जो कॉमिक्स में हम लोग देखते थे, बैटमैन, ही मैन में, और अभी है कि वही सेम चीज आ गया है ग्राफिक्स पर। उसी को, चूंकि युवाओं का कार्यक्रम है, सारे युवा इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे। आजकल कोई एक प्रोग्राम होता है, ग्राफिक्स में भी कई सारे जॉब ओरिएंटेशन भी कई सारे हैं। तो यह जो जनरेशनल जो गैप हुआ है कैरिकेचर से ग्राफिक्स तक का, इस बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए, अलग अलग अंतर है ग्राफिक्स में और कैरिकेचर में, दोनों में अंतर है। तो उसको आप सीधे सीधे देख लेती हैं। लिख रहा है, लेखक लिख रहा है तो वो लिखेगा कि हाँ दीवार का रंग हरा है, एक टेबल है, टेबल पे गिलास है, तो उसको गिलास किधर है, बीच में है कि किनारे रखा हुआ है कि कहाँ। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन साहित्य जो भी है वो साहित्य है और सबका अलग अलग। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि ग्राफिक्स और कैरिकेचर के बारे में। और चूंकि वक्त की सीमा है, हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप लिखे भी और लिखने के साथ साथ पढ़े भी, क्योंकि पढ़ने से आपको आइडिया मिलेंगे और आप और अच्छा लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बुलाने के लिए दूरदर्शन का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। तो दर्शकों, इस तरह से हमने अपने अतिथि किरण सिंह से जाना कि युवाओं की क्या भूमिका है हमारे साहित्यिक समाज में, कितनी
सक्रियता है और किस तरह से बच्चों में हम पढ़ाई की, पढ़ने की, पठन पाठन का यह जो पैटर्न है वो बचपन से डाल सकते हैं। किस तरह से कॉमिक्स शिफ्ट हो गया है, ई किंडल, ई वेबसाइट, और कहीं ना कहीं जो यह विलुप्त होता जो हमारा जो पढ़ने का जो साहित्य है उसे किस तरह से हम फिर से ला सकते हैं, और छोटी उम्र से कविता कहानी की ओर किस तरह से लिखने में हम सक्रिय हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह परिचर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे डीडी बिहार। नमस्कार।